हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस पर। तो सबसे पहले एक गुजारिश और एक अपील आप सबसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मेरे चैनल को नियमित देखते हैं, अगर आप सच में उस सीख से फायदा उठाते हैं जो आपको मिलती है, उस हौसले से जो आपको मिलता है और उन राहों पॉइंटर्स से जो आपको मेरे चैनल से मिलती हैं, ताकि आप अपने बारे में थोड़ा और सीख सकें या फैसले ले सकें, और किसी भी तरह से आप सीखते हैं या फायदा उठाते हैं, तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको ये भी मदद करनी चाहिए कि ये वीडियो प्रमोट हो, ताकि और लोग बिल्कुल आपकी तरह इस सीख से सीख सकें, वो भी इस तजुर्बे से फायदा उठा सकें। और उसके लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपने पहले से नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और सबसे जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो YouTube उन वीडियो को प्रमोट करता है जहां सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो, जहां व्यूअरशिप ज्यादा हो और जहां वीडियो ज्यादा लाइक किया गया हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके या इस वीडियो को लाइक करके कुछ नहीं खोते, लेकिन बहुत से और लोग हो सकते हैं जिनके पास इस वीडियो या ऐसे वीडियोस तक रसाई एक्सेस नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले से नहीं किया है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और नियमित रूप से मेरे वीडियोस को लाइक करें अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपकी जिंदगी में कुछ कीमत वैल्यू पैदा करते हैं। अब वीडियो की तरफ आते हैं। ये एक सवाल था जो मैंने कल किया था। तो सवाल क्या था जो मैंने पूछा था? मैंने उस क्विज में पूछा था कि इन 5 संयोगों कॉम्बिनेशंस में से दौलत के लिए सबसे अच्छे ग्रह संयोग कौन से हैं। तो मैंने 5 संयोग लिस्ट किए थे जो मुझे लगा कि आपके लिए थोड़े मुश्किल होंगे, बजाय इसके कि उन्हें आसान बनाऊं। लेकिन वजह जो मैंने आपको वो 5 संयोग दिए, वो इसलिए कि उनमें से हर एक संयोग दौलत बनाने के लिए जबरदस्त है। मैं ये नहीं चाहता था कि बहुत आसान कर दूं, जैसे सूरज और शनि को एक साथ रखना या शनि और चांद को एक साथ रखना। मिसाल के तौर पर सूरज और शनि हम जानते हैं बहुत जोरदार विपरीत ताकतें हैं। सूरज तुला राशि में नीच का हो जाता है, मिसाल के तौर पर, जहां शनि ऊंच का होता है और शनि मेष राशि में नीच का हो जाता है। तो सबसे अच्छी विपरीत ताकतें नहीं। ऐसे ही शनि और चांद एक विष दोष, जो एक बुरा दोष माना जाता है, दौलत बनाने के लिए खासा अच्छा दोष नहीं। तो मैं आपको वो संयोग देना चाहता था जिनमें आम तौर पर वो ताकत हो के वो आपको अपार दौलत दे सकें, बेहतरीन दौलत दे सकें। और ये 5 संयोग जो मैंने आपको दिए, चाहे मैंने बृहस्पति और चांद की बात की हो, या राहु और बुध की, या शुक्र और चांद की, या मंगल और बृहस्पति की, या सूरज और शुक्र की, ये 5 संयोग आपको बेहतरीन दौलत दे सकते हैं। हालांकि इन सब में से एक संयोग बाकी सबसे अलग स्टैंड्स आउट है। अब मेरा क्या मतलब है संयोग से? मेरा मतलब संयोग से ये है कि या तो ग्रहों के बीच ऊर्जा की बहुत मजबूत तालमेल सिनर्जी होनी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब या तो ग्रह आपस में मिले हुए हों, कॉन्जंक्ट, यानी वो एक साथ हों, या फिर वो एक दूसरे पर आपसी नजर म्यूचुअल एस्पेक्ट बना रहे हों, या तीसरी सूरत वो एक दूसरे के केंद्र कुंद्रा में हों। हालांकि योग को परिभाषित डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो केंद्र में हो तो उस योग को ऋषि द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि वो सच में बेहतरीन हो। तो इन 5 में से चलिए मेरे पसंदीदा से शुरू करते हैं। पहले राहु और बुध, जो आपको बेहतरीन ऊर्जा, बेहतरीन कामयाबी और अच्छा पैसा भी देने के लिए जाना जाता है। हालांकि सबसे पहले हमें ग्रहों की खूबियों, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा। राहु क्या है? राहु लालच है। राहु बिना रुकावट के किसी चीज की तरफ बढ़ना है, उसे सब कुछ निगल जाने की चाहत रखना है। बुध क्या है? बुध तर्क, लॉजिक है। बुध व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी है। अब आप कितनी बार देखते हैं कि कोई बहुत व्यावहारिक इंसान बहुत पैसा बनाता है। एक व्यावहारिक इंसान दरअसल बड़ा जोखिम लेने से पहले 2-4 बार सोचता है।
तो आमतौर पर एक बहुत मजबूत बुध जो किसी को बहुत तार्किक, बहुत दावपेंच वाला, टैक्टिकल बनाता है, उसे बड़े जोखिम लेने से रोकता है। तो अगर राहु और बुध के संयोग में बुध ज्यादा मजबूत होगा तो बुध राहु की ऊर्जा को दबाने सबड्यू लगेगा। राहु वाले किसी भी संयोग में दूसरी समस्या ये है कि अगर कोई ग्रह राहु के बहुत करीब आ जाए, मिसाल के तौर पर सूरज और चांद, हम जानते हैं कि वो राहु और केतु से ग्रहण हो जाते हैं। तो अगर वो राहु के बहुत ज्यादा करीब हो तो राहु उन्हें ग्रहण एक्लिप्स कर लेता है और उनकी ऊर्जा को अपने में समा लेता है, और राहु बिल्कुल उस ग्रह की तरह व्यवहार करता है, लेकिन अपने लालच के साथ। तो गलत फैसले लेने के चांस। और अगर आप दावपेंच वाले फैसले ले रहे हैं, बहुत रणनीतिक स्ट्रैटेजिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दावपेंच वाला बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लालची बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस संयोग में वो सामान इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो आपको बड़े पतन डाउनफॉल की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो कोई इंसान अपने निवेश इन्वेस्टमेंट्स को फैलाते हुए, जोखिम लेते हुए, हिसाब किताब वाला जोखिम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए बहुत सारे व्यावहारिक फैसले ले सकता है। अब आम तौर पर जो लोग हिसाब किताब वाला जोखिम लेते हैं वो शायद सबसे बड़ा पैसा नहीं बनाते। जो लोग कभी कभी अंधाधुंध ब्लाइंडली जोखिम लेते हैं वो उन लोगों से ज्यादा पैसा बना लेते हैं जो हिसाब किताब वाला जोखिम लेते हैं। तो अगर आप उन लोगों को देखें जिन्होंने आम तौर पर बहुत सारा पैसा बनाया, जो स्कूलों और कॉलेजों से बाहर निकल गए, जिन्होंने अपना कुछ खुद शुरू किया, उन्होंने हिसाब किताब वाला जोखिम भी लिया, लेकिन वो एक अंतर्ज्ञान हंच पर चले। वो किसी चीज के बारे में बहुत भावुक इमोशनल थे और वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे और वही करने को तैयार थे जो वो करना पसंद करते हैं। यहाँ बुध और राहु भावनाओं इमोशंस के बारे में नहीं है, वो किसी चीज के लिए प्यार के बारे में नहीं है। बुध तो तर्क और व्यावहारिकता के बारे में है, भावनाओं से कम। राहु लालच है, तो राहु और बुध को इकट्ठा रहना होगा। राहु किसी भी ग्रह को आपसी नजर म्यूचुअल एस्पेक्ट में रहने की इजाजत नहीं देता सिवाय बृहस्पति के, क्योंकि राहु का 7वां नजर 7th एस्पेक्ट मजबूत नहीं होता। तो जब तक ग्रह राहु के साथ नहीं बैठा है, अगर वो एक दूसरे के विपरीत अपोजिट हैं, मान लो राहु लग्न में है और बुध 7वें भाव में, या उस मामले में कोई भी ग्रह 7वें भाव में, तो वो दूसरा ग्रह जरूर राहु पर नजर डालेगा, लेकिन राहु का दूसरे ग्रह पर मजबूत 7वां नजर नहीं होगा। राहु का सबसे मजबूत नजर 5वां होता है और फिर 9वां, और इसीलिए राहु और बृहस्पति ही एकमात्र 2 संयोग हैं, एक मिलन कॉन्जंक्शन के अलावा, जिन्हें मजबूत संयोग माना जा सकता है। क्यों? राहु अपने 5वें नजर से बृहस्पति को देख सकता है और बृहस्पति अपने 9वें नजर से राहु को देख सकता है। तो राहु और बुध को एक साथ बैठना ही होगा ताकि ये संयोग बहुत मजबूती से काम करे, ये मिलन कॉन्जंक्शन मजबूती से काम करे। हालांकि इसकी सीमा लिमिटेशन ये है कि राहु के बहुत करीब होने पर बुध ग्रहण हो जाता है, राहु उस पर हावी हो जाता है। उनके बीच डिग्री का बहुत ज्यादा फर्क होना, मान लो 10 से 12, 15 से 20 डिग्री का फर्क, तो ये संयोग मजबूत संयोग नहीं रहता। तो इस संयोग की सीमा डिग्रियों में है, आपसी नजर म्यूचुअल एस्पेक्ट तो है ही नहीं। दूसरी बात, अगर राहु ज्यादा मजबूत है तो इंसान तर्क या व्यावहारिकता की बजाय लालच में सिर के बल कूद सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान लालच की वजह से बहुत सारा पैसा भी बना लेता है तो उसे पता नहीं चलता कि कब रुकना है, और वो अपनी किस्मत को धकेलता ही चला जाता है और धकेलता ही चला जाता है। वो कभी संतुष्ट नहीं होता, वो बहुत लालची होता है, और फिर उसका पतन भी उतनी ही निश्चितता के साथ और उतनी ही मजबूती से होता है जितनी मजबूती से उसकी दौलत की तरफ उठान राइज हुआ था। तो ये बेहतरीन दौलत के लिए निश्चित ही एक अच्छा संयोग है। हालांकि ये अक्सर काम नहीं करता और इससे बहुत सारे जोखिम जुड़े हुए हैं। और बुध जब मजबूत होगा आपको बड़े जोखिम नहीं लेने देगा, बल्कि आपको हिसाब किताब वाले या तार्किक व्यावहारिक फैसले ही लेने देगा।
तो मैं ये कहूँगा कि बड़ी दौलत बनाने के लिए ये एक ठीक ठाक संयोग है, लेकिन सबसे बढ़िया, ग्रेटेस्ट नहीं। चलिए दूसरे संयोग पर चलते हैं। मैं बिल्कुल बेतरतीब रैंडम जा रहा हूँ। चलिए सूरज और शुक्र पर चलते हैं। अब सूरज क्या है? सूरज नेतृत्व, लीडरशिप है। सूरज जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी है। सूरज कुछ कार्यों, कुछ जिम्मेदारियों के लिए नेतृत्व या जवाबदेही लेना है, और कुछ कीमतों, वैल्यूज के पीछे चलना भी है। हालांकि सूरज पैसे के बारे में नहीं है। और सूरज के संयोग के साथ फिर यही समस्या है कि अगर कोई ग्रह सूरज के बहुत करीब आ जाता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है, कॉम्बस्ट। तो डिग्री का फर्क 9 से 15 या 16 डिग्री के बीच होना चाहिए ताकि ये संयोग काम करे। सब ग्रहों की आपस में एक दूसरे पर नजर होनी चाहिए। अब सूरज और शुक्र की आपस में नजर नहीं हो सकती क्योंकि उनके बीच डिग्री का फर्क, शुक्र सूरज के बहुत करीब होता है, मजबूत नहीं हो सकता। तो शुक्र कभी सूरज से 4-5 स्थान दूर नहीं जाएगा। तो सूरज और शुक्र का संयोग अगर उसे काम करना है तो उसे सिर्फ मिलन, कॉन्जंक्शन में ही काम करना है। और इसलिए जब मिलन हो तो डिग्री का फर्क 9 से 10 डिग्री और अधिकतम 16 से 17 डिग्री के बीच भी होना चाहिए। 9 डिग्री से कम होने पर सूरज हावी हो जाता है और शुक्र को बेहतरीन परिणाम देने नहीं देता। 17 या 18 डिग्री से ज्यादा होने पर संयोग इतना मजबूत नहीं रहता। अब सूरज और शुक्र के लिए समस्या ये है, जैसा मैंने कहा कि सूरज नेतृत्व और जवाबदेही के बारे में है, पैसे से कम। शुक्र दौलत के बारे में है, शुक्र जिंदगी की क्वालिटी के बारे में है। हालांकि है तो ये कि जब सूरज किसी ग्रह के साथ जुड़ता है, क्योंकि सूरज बड़ा ग्रह है, तो आम तौर पर सूरज और शुक्र जो भी मजबूत प्रकटन, मैनिफेस्टेशन हो, दोनों ग्रहों की अर्थ सूचनाएं, सिग्निफिकेशंस इकट्ठी आ जाती हैं। तो अगर दो ग्रहों के बीच कोई समानता, कॉमनैलिटीज है, तो वह समानता हावी हो जाती है। सूरज और शुक्र के बीच क्या समान है? सूरज और शुक्र के बीच समान क्षेत्र, एरिया है। कला, आर्ट्स। सूरज चमक, ब्राइटनेस के बारे में है। सूरज दर्शकों के सामने परफॉर्म करने के बारे में है, दूसरों के सामने चमकने के बारे में है। शुक्र भी परफॉर्मेंस की खूबी, कैरेक्टर है, कलात्मक परफॉर्मेंस की। तो आम तौर पर सूरज और शुक्र का संयोग कलात्मक परफॉर्मेंस के लिए सबसे अच्छा होता है। कुछ सबसे कामयाब कलाकार, चाहे एक्टर हो, चाहे मॉडल हो, चाहे गायक हो, चाहे डांसर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, किसी भी कलाकारी क्षेत्र में अगर कोई बहुत अच्छा कर सकता है तो सूरज और शुक्र का संयोग उनके लिए सबसे अच्छे संयोगों में से एक हो सकता है। हालांकि क्या होता है कि बहुत बड़ी कलात्मक कामयाबी पाने की वजह से पैसा एक अवशेष, रेसिड्यू बन जाता है, यानी कलात्मक कामयाबी की वजह से पैसा पीछे पीछे आता है। ये पैसे के लिए संयोग होने की बजाय ये कलात्मक कामयाबी के लिए एक जबरदस्त संयोग हो सकता है। एक बड़ा सेलिब्रिटी बनना, एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना, और फिर पैसा पीछे आता है। तो सूरज और शुक्र का पैसे से कोई सीधा रिश्ता नहीं है, बल्कि ये कलात्मक कामयाबी का आउटपुट है। तो जब तक आप कुछ बहुत कलात्मक नहीं कर रहे हैं और कलाकारी के माध्यम, मीडियम से एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर बहुत कामयाब नहीं हो रहे हैं, ये संयोग आपको सबसे बड़ा पैसा नहीं देगा। और आम तौर पर पैसा भी चरणों, फेजेस में आता है और ये कम समय के लिए आता है। आम तौर पर आप कुछ कलाकारों को देखेंगे, मुश्किल से ही किसी कलाकार की अलमारी, शेल्फ लाइफ 15 से 20 साल से ज्यादा होती है। बहुत मुश्किल से आपको वो मिलेगा, और वो भी हमारे जमाने में 10-15 साल ज्यादा से ज्यादा। फिर वो अपनी चमक खो देंगे, वो अपनी रौनक खो देंगे और उनके करियर पर सूरज डूब जाएगा, सन विल सेट, या वो पहले जितनी तारीफ नहीं पाएंगे। तो एक अच्छा संयोग सूरज और शुक्र, लेकिन खास तौर पर दौलत बनाने के लिए सबसे अच्छा संयोग नहीं। अब चलिए मंगल और बृहस्पति को देखते हैं। मंगल क्या है? मंगल प्रॉपर्टी का कराका है, रियल एस्टेट का, लेकिन मंगल लड़ाई का कराका भी है। मंगल सेना, आर्म्ड फोर्सेस का कराका भी है। अब कितने लोग सेना में जाकर या किसी से लड़ते हुए या रियल एस्टेट में बड़ा पैसा बना लेते हैं। अब रियल एस्टेट बहुत ही खास नीश उद्योग, इंडस्ट्री
है, ये बहुत छोटा उद्योग है, ये दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग नहीं है। तो रियल एस्टेट में पैसा बनाने के आपके मौके, अपॉर्चुनिटीज तभी हैं जब मंगल बहुत मजबूत हो। लेकिन मंगल और बृहस्पति के संयोग के साथ समस्या ये है कि बृहस्पति ज्ञान विजडम है। ज्ञान का मतलब है कि आप अपना सारा पैसा एक ही टोकरी बास्केट में नहीं लगाएंगे, आप 10, 15, 20 प्रॉपर्टियां नहीं खरीदेंगे। हो सकता है क्योंकि बृहस्पति मजबूत है, मंगल और बृहस्पति के संयोग में आप और ज्यादा समझदार वाइज बनेंगे, आप रियल एस्टेट से जुड़े भी और ज्यादा समझदार फैसले लेंगे। तो हो सकता है आप कुछ पैसा एक प्रॉपर्टी में लगाए जो 10, 15, 20 मिलियन डॉलर की हो, लेकिन कुछ और पैसा शेयर स्टॉक्स में लगाए, कुछ और पैसा क्रिप्टो में लगाए। मिसाल के तौर पर कुछ और पैसा लग्जरी चीजों और जीवन को एंजॉय करने में लगा दें। हालांकि आप अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में नहीं लगाएंगे क्योंकि बृहस्पति बहुत मजबूत है। दूसरी बात यह है कि मंगल के बहुत मजबूत होने की वजह से आपको अपनी कामयाबी के लिए लड़ना होगा, ये आसान नहीं होगा, तो उसे पाने के लिए संघर्ष स्ट्रगल जुड़ा होगा। लेकिन बृहस्पति मंगल को बेलगाम अनहिंज्ड नहीं होने देगा। बृहस्पति मंगल को रोकेगा हिंज, क्योंकि वो मित्र ग्रह हैं। मंगल किसी भी दूसरे ग्रह से ज्यादा बृहस्पति की सुनता है। तो बृहस्पति हावी हो जाता है, ज्ञान हावी हो जाता है और रियल एस्टेट की कामयाबी को छोड़कर और सिखाने सीखने टीचिंग एंड लर्निंग से जुड़ी कुछ कामयाबी, बहुत अच्छा टीचर बनना, एक एक्सपर्ट के तौर पर आप शायद किसी और क्षेत्र में भी बेहतरीन कामयाबी नहीं पा सकते। फिर एक सलाहकार, एडवाइजर, एक टीचर, एक गाइड के तौर पर आप कितना पैसा बनाते हैं? आपको वो शख्स होना चाहिए जो सलाह देने की बजाय किसी और की सलाह सुने और फिर कुछ करे। तो मंगल और बृहस्पति भी आपको अच्छी कामयाबी दे सकते हैं, पैसा बनाने में बड़ी कामयाबी दे सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा संयोग नहीं है, या निश्चित तौर पर बेहतरीन कामयाबी नहीं है, और निश्चित तौर पर सबसे ऊपर टॉप ऑफ द हीप नहीं है। चलिए अगले संयोग पर चलते हैं, जो है शुक्र और चांद। अब फिर जैसा मैंने कहा, मैं बिल्कुल बेतरतीब बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने किसी संयोग के बारे में पहले बात की और किसी के बारे में बाद में। इसका ये मतलब नहीं कि जो संयोग बाद में आ रहा है वो सबसे अच्छा है। तो मैं एक इशारा हिंट दे रहा हूँ। चलिए शुक्र और चांद पर बात करते हैं। अब चांद आपका फोकस है, आपकी भावनाएं इमोशंस हैं, आपकी किसी चीज के प्रति हमदर्दी एम्पैथी है, आपका लगाव अटैचमेंट है। तो चांद जहां भी जाता है, चांद उस क्षेत्र के प्रति एक लगाव महसूस करता है। चांद वृषभ राशि में, पैसे वाली राशि में ऊंचा एग्जॉल्टेड क्यों हो जाता है? वृषभ में दूसरे भाव की ऊर्जाएं हैं जो पैसे के बारे में है, रोजी रोटी लाइवलीहुड के बारे में है, भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक कामयाबी के बारे में है, एक पैसे वाली राशि में, न कि शुक्र की दूसरी राशि तुला में। असल में चांद तुला में रिश्तों रिलेशनशिप्स के साथ थोड़ा संघर्ष स्ट्रगल कर सकता है। हालांकि चांद का लगाव भौतिकवादी चीजों के प्रति सबसे मजबूत लगाव, जहां ये आपको सबसे अच्छी कामयाबी देता है, वो वृषभ राशि में है, जहां ये ऊंचा हो जाता है, जिसका मतलब है कि आप वहां पैसे से जुड़ जाते हैं, गेट अटैच्ड, आप वहां भौतिकवाद मटेरियलिज्म से जुड़ जाते हैं, और आपकी सारी जिंदगी यही है, मैं सबसे अच्छी जिंदगी कैसे पाऊं, मैं दौलत कैसे पाऊं, मैं जिंदगी की हर चीज में से सबसे अच्छा कैसे पाऊं, मैं जिंदगी का स्वाद टेस्ट ऑफ लाइफ कैसे पाऊं, जिंदगी की क्वालिटी कैसे पाऊं। तो आप घर हाउसेस चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी चाहते हैं, आप नावयॉट याchts चाहते हैं, आप हवाई जहाज प्लेन्स चाहते हैं, आप गाड़ियां चाहते हैं, आप गहने ज्वेलरी चाहते हैं, आप सब कुछ चाहते हैं। तो आप सब कुछ इकट्ठा होर्ड करते हैं, खास तौर पर जब चांद वृषभ में आता है, या कम से कम आपका झुकाव इंक्लिनेशन उस तरफ होता है, उस चीज के प्रति लगाव, उस चीज के प्रति आपकी भावनाएं इमोशंस। दूसरी बात, शुक्र क्या है? शुक्र का कराका चौथे भाव का भी कराका है। चौथा भाव भौतिक संपत्ति मटेरियल एसेट्स है,
चलचल संपत्ति टैंजिबल एसेट्स जैसे मकान, हाउस, जमीन, लैंड, गाड़ियां, कार्स, हवाई जहाज, प्लेन्स, जहाज, शिप्स, नाव, बोट्स, गहने, ज्वेलरी, वो सब कुछ जो पैसे से खरीदा जा सकता है, ये सब चौथा भाव है। और शुक्र का मतलब है घरों की क्वालिटी, हवाई जहाजों की क्वालिटी, गहनों की क्वालिटी, पैसे की क्वालिटी, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास गहने हैं तो आपके पास सबसे अच्छे होंगे, खास तौर पर अगर शुक्र किसी अच्छे भाव में, अच्छी राशि में, चौथे भाव में आता है तो शुक्र बड़ी संपत्तियों एसेट्स का कराका हो सकता है अगर वो नजरों एस्पेक्ट्स से जुड़ा हो। चौथा भाव चौथे भाव के स्वामी लॉर्ड से जुड़ता है जो चांद है। दूसरी बात, शुक्र की राशि तुला कर्क राशि से चौथे स्थान पर है और कर्क राशि तुला राशि से 10वें स्थान पर है, जिसका मतलब है कि कर्क और तुला राशि एक दूसरे के केंद्र केंद्रा में हैं और वृषभ राशि कर्क राशि से 11वें स्थान पर है। 11वां भाव क्या है? बहुत बड़ा लाभ, ह्यूज गेन्स और सामाजिक पहचान, सोसाइटल रिकॉग्निशन। इसका मतलब है कि समाज में आप सबसे अमीर बन सकते हैं, जिसे वृषभ दर्शाता है। तो चांद और शुक्र आपको बड़ा पैसा दे सकते हैं, दोनों बैंक का पैसा, मनी इन द बैंक, और संपत्तियां, एसेट्स। पैसे के लिए सबसे अच्छे संयोगों में से एक, क्योंकि चांद पैसे से जुड़ जाता है, अटैच्ड, लगाव, भावना, पैसे की तरफ, दौलत की तरफ। शुक्र पैसे का कराका है, दौलत की तरफ, जिंदगी की सबसे अच्छी क्वालिटी की तरफ। तो सबसे अच्छे और बेहतरीन संयोगों में से एक है शुक्र और चांद। अब मैं बृहस्पति और चांद के बारे में सबसे आखिर में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे, इसीलिए मैं इसके बारे में सबसे आखिर में बात कर रहा हूँ। बाकी 4 संयोगों के बारे में मैंने बेतरतीब रैंडम बात की। अब बृहस्पति और चांद, बहुत सारे लोगों ने इसे ऊंचे नंबर, हाई मार्क्स दिए क्योंकि गजकेसरी योग बहुत मशहूर है। ये प्राचीन ग्रंथों, एंशिएंट टेक्स्ट्स में सबसे अच्छे योगों में से एक माना जाता है। लेकिन आज की जिंदगी वो जिंदगी नहीं है जो 500 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले थी, जिसकी बात ज्यादातर योग, अच्छे योग जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में परिभाषित, डिफाइंड किया गया है, कर रहे हैं। और प्राचीन ग्रंथों में जब बृहस्पति और चांद के बारे में गजकेसरी योग के तौर पर सबसे अच्छा योग कहा जाता है, तो वो उन जमानों में सीखने, लर्निंग के बारे में है। चांद लगाव, अटैचमेंट है, बृहस्पति सीखना, लर्निंग, उच्च शिक्षा, हायर लर्निंग, ज्ञान, विजडम है। तो आपका चांद उच्च शिक्षा से जुड़ जाता है, इंसान और ज्यादा सीखना चाहता है, और इंसान का फोकस या इरादा, इंटेंशन या लगाव सीखने की तरफ होता है, यहाँ तक कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, यहाँ तक कि धर्म, रिलीजन की तरफ, या एक टीचर बनने की चाहत में, दूसरों के लिए गाइड बनने की चाहत में। तो बृहस्पति और चांद के संयोग को गजकेसरी योग, सबसे अच्छा योग कहा जाता था। हालांकि अगर आप देखते हैं कि गजकेसरी योग का संयोग क्या कहता है, तो ये मिलन, कॉन्जंक्शन के बारे में बात करता है, ये आपसी नजरों, म्यूचुअल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है, ये भी बात करता है कि बृहस्पति और चांद केंद्र कुंद्रा में हो, जिसका मतलब है कि 4 स्थानों, प्लेसमेंट्स में से जहां बृहस्पति और चांद इकट्ठे हों या एक दूसरे के केंद्र में हों, यानी चौथे, 7वें या 10वें में, वो गजकेसरी योग बनाते हैं, जिसका मतलब है कि 12 संभावित संयोगों में से 4 संयोगों में ये गजकेसरी योग बनता है, जिसका मतलब है कि इस दुनिया में हर 3 लोगों में से एक, 1 आउट ऑफ एवरी 3 पीपल के पास गजकेसरी योग है। दुनिया के 1/3, 1/3 लोगों के पास गजकेसरी योग है। लेकिन क्या दुनिया के 1/3 लोग या 33% लोग सुपर अमीर हैं? जरा सोचिए, जिसका मतलब है कि गजकेसरी योग शायद आपको पैसा और दौलत देने में उतना कामयाब नहीं होगा जितना कि ये आपको तजुर्बे, एक्सपीरियंसेस, उच्च शिक्षा, हाई लर्निंग और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी देगा। तो लगाव उच्च शिक्षा की तरफ चला जाता है। ये लोग कभी कभी जिंदगी के बड़े मुश्किल वक्त, टफेस्ट टाइम्स से गुजरते हैं, क्योंकि राशियां, ज़ोडिएक उन्हें ये योग इसलिए दे रही होती हैं ताकि उनकी आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल असेंशन
सबसे तेज और सबसे मजबूत हो जिंदगी के तजुर्बों से गुजरते हुए, गिरकर, फॉलिंग डाउन, ठोकर खाकर, स्टम्बलिंग, उन तजुर्बों से सीखकर, फिर से उठकर और फिर आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठकर। और इसीलिए गजकेसरी योग को एक बहुत अच्छा योग कहा गया है, न कि सुपरलेटिव पैसे की कामयाबी के लिए, लेकिन हम सिर्फ इसलिए कि योग को अच्छा परिभाषित डिफाइंड किया गया है, हम ये मान लेते हैं कि ये पैसे के लिए बहुत अच्छा है। असल में कई जगहों पर मिलन कॉन्जंक्शन में भी कई भावों हाउसेस में ये एक मुश्किल योग हो सकता है। मिसाल के तौर पर दूसरे भाव में जहां वृषभ की ऊर्जाएं हैं, बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं करता। मिथुन जेमिनी में बृहस्पति और चांद का संयोग बहुत अच्छा काम नहीं करता। कन्या वर्गो में बृहस्पति और चांद का संयोग या उनमें से कोई एक बहुत अच्छा नहीं करता। ऐसे ही वृश्चिक स्कॉर्पियो में जहां चांद नीच का होता है, ऐसे ही मकर कैप्रिकॉर्न में, ऐसे ही मीन पिसिस में भी। हालांकि इंसान आध्यात्मिक मामलों स्पिरिचुअल मैटर्स में बहुत अच्छा हो सकता है। पैसे की कामयाबी मीन में बृहस्पति और चांद आपको सबसे अच्छी कामयाबी नहीं देंगे, ये आपको बहुत आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बनाएंगे, ये आपको बहुत विद्वान लर्न्ड बनाएंगे। असल में ये आपको बहुत पवित्र पायस बनाएंगे और ये आपको बहुत परोपकारी फिलैंथ्रोपिक भी बना सकते हैं। तो बृहस्पति और चांद भी शायद आपको सुपरलेटिव पैसे या सबसे ऊपर टॉप ऑफ द हीप की कामयाबी देने के मामले में सबसे अच्छी कामयाबी न दें। ये शुक्र और चांद का संयोग है उन साफ वजहों ऑब्वियस रीजंस की वजह से जो मैंने दी, जिसकी वजह से आप सुपरलेटिव पैसा पा सकते हैं। आपको बहुत सारा पैसा पाने, जिंदगी की अच्छी क्वालिटी का आनंद लेने, भौतिकवादी मौजमस्ती मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, भौतिकवादी लाभ मटेरियलिस्टिक गेन्स, भौतिकवादी इकट्ठा करने मटेरियलिस्टिक होर्डिंग से जुड़ने के ज्यादा चांस हैं किसी भी दूसरे संयोग से ज्यादा, कम से कम उन 5 संयोगों में से नहीं जिनके बारे में मैंने बात की है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी संयोग है या कोई दूसरा संयोग, मिसाल के तौर पर बुध और शुक्र या बुध और चांद, इन सब संयोगों में से सबसे अच्छा संयोग शुक्र और चांद है। हालांकि उनमें से हर एक संयोग अपने आप में आपको अच्छा पैसा, यहाँ तक कि सुपरलेटिव पैसा दे सकता है, लेकिन पैसा बनाने का बादशाह किंग शुक्र और चांद का संयोग है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे कोई निजी परामर्श पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। और किसी और वक्त तक किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार, शुक्रिया।